नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर है, जो कि 1 अक्टूबर को रिसेंटली संडे को हेल्ड हुआ, इसकी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को हम सॉल्यूशन के साथ जो है कंप्लीट जो इसका एक एनालाइज करेंगे और अंत में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप HPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो HPGK बहुत ज़रूरी है। हर बार जो है 20 से 30% जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, देन हिस्ट्री और जनरल साइंस। जनरल साइंस तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 6 to 10th NCERT से करना है, और अगर आपके पास समय है तो आप 11th और 12th की NCERT भी इसमें पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं उससे रिलेटेड तो पढ़ लीजिए। अदरवाइज करंट अफेयर्स मेरा ये मानना है कि संजीवनी बूटी है इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो करंट अफेयर्स आपने लगभग जो 1 साल के तो कंप्लीट जरूर पढ़ने होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं इसका। तो इसमें देखिए स्कीम दी गई है और स्टेट दी गई है। तो देखिए, स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं भी है, देखिए इस बार के जो पेपर था ये पिछली बार के मुकाबले ईजी था, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। लेकिन इस बार ऐसा था कि क्वेश्चन टफ थे, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा इंदिरा रसोई योजना। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत ही न्यूज़ में थी, राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना है। तो बी के साथ आप 1 कर लीजिए। तो जब आप बी के साथ 1 करेंगे तो यहाँ पर मैं देखूंगा बी के साथ 1 जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ जो है सी और डी ऑप्शन में है। उसके साथ अब देखिए, गौशाला प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो डी के साथ आप सेकंड देख लीजिए कहाँ है। तो डी के साथ सेकंड और बी के साथ 1 जो है एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और एमिशन जो ट्रेडिंग स्कीम है ये गुजरात की है, और हमारी ये जो लास्ट जो बच गई वाहन मित्रा स्कीम ये आंध्र प्रदेश की है। तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना। यहाँ पर स्कीम है, राज्य है, तो वाहन मित्रा स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की है, इंदिरा रसोई योजना जो है राजस्थान की है, उत्सर्जन व्यापार योजना गुजरात की है, और गौशाला जो योजना ये मध्य प्रदेश की है। और राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, इसमें डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए इसमें हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं आपको और बोर्ड का नाम दिया गया है। तो देखिए, कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटका के बेंगलुरु में है, पता होना चाहिए आपको, कॉमन सेंस की बात है। टोबैको बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। टी बोर्ड कोट्यम, आई मेक पार्टन, टी बोर्ड जो है कोलकाता में है, और रबर बोर्ड जो है कोट्यम केरला में है। न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी ईजी ये है। तो देखिए, ए के साथ मेरा जो है सेकंड हो जाएगा, बी के साथ जो है 1 हो जाएगा, सी के साथ जो है 4 मेरा ठीक आ रहा है, और डी के साथ 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमने गुंटूर आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं, बेंगलुरु में जो है कॉफ़ी बोर्ड के, कोट्यम में रबर बोर्ड के, और कोलकाता में चाय बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एंशियंट हिस्ट्री से है, और इसमें ऐसा है कि अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप भी कर सकते थे। लेकिन जो विरूपक्षा जो सेकंड है विजयनगरम एम्पायर के किंग, के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, और ये संगम वंश को बिलोंग करते हैं, संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो ए के साथ हमारा 1 एक ही ऑप्शन में था। उसके बाद बी के साथ आपका सेकंड हो जाना था, सी के साथ 3rd, और डी के साथ 4। तो राइट आंसर देखिए इसमें ए जो हो जाना था। अगर आपने स्किप भी कर दिया तब भी कोई बात नहीं। तो इसमें आपने ध्यान रखना, विरूपक्षा जो है संगम वंश के थे, अच्युत्य राय जो है तुर्लभ से, श्रीरंगवन जो है अरिवुडू से, और तोमा जो है सतूब से थे। तो राइट आंसर इसमें जो है ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्नेटिक वार और एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड अभी इसके बाद कौन सी ट्रीटी जो है हुई थी इनको एंड करने के लिए, किस ट्रीटी से ये युद्ध समाप्त हुए थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि जो कार्नेटिक वार है, देखिए ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुए थे उससे रिलेटेड है। तो इनकी जो ट्रीटीज़ का नाम है वो भी कुछ इस तरह से इंग्लिश वर्ड ही होगा। तो देखिए, ए के साथ आपका या तो 3rd होगा या तो 4 होगा। इसी प्रकार बी के साथ भी आपका जो है 3rd हो सकता है और 4 हो सकता है। इसी प्रकार सी के साथ आपका 1 होगा या तो 2 होगा, और इसी प्रकार डी के साथ आपका 1 होगा या तो 2 होगा। देखिए, तरीके होते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखिए, ए के साथ 3 या 4 सभी ऑप्शन में है, तो ये मेरे काम नहीं है। बी के साथ मैं देखूंगा, बी के साथ या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अब देखिए, बी के साथ 3 या 4, अब देखिए बी के साथ 1 तो नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। 2 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है सी आ गया, मुझे सारे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट जो कार्नेटिक वार है इसका जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले से हुआ था। 3rd जो एंग्लो कार्नेटिक वार इसका जो ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ था, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का जो था ट्रीटी ऑफ मद्रास से, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार का ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में धैर्य रख के जो है क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो प्रथम कार्नेटिक युद्ध का जो संधि से जिससे समाप्त हुई थी ये थी एक्सला चैपलो की संधि।
तृतीय जो कर्नाटक जो वार थे, कार्नेटिक वार इनको बोलते हैं ऐसे, पेरिस की संधि से, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है आपका मद्रास की संधि से, और द्वितीय जो है मैंगलुरु की संधि से। तो राइट आंसर इसमें जो है सी इसमें हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट बैटल्स और वार दी हैं और ईयर दी है। तो अगेन ये आपके मेडिवल हिस्ट्री से था, अगर आपको नहीं भी आता है तो अगर आपने स्किप भी कर दिया तो तब भी कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें पूछा गया है बैटल ऑफ मछुआड़ा, बैटल ऑफ बिलीग्राम, बैटल ऑफ रक्साई तंगाड़ी और बैटल ऑफ धोराइया। तो देखिए ये जो बैटल हैं इनकी मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। ऐसे बैटल ऑफ मछावीरा 1555 में हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ बिलीग्राम 1540 में, फेमस में बैटल है 1540 का बैटल ऑफ बिलीग्राम। उसके बाद बैटल ऑफ रक्साई जो तंगाड़ी है ये 1565 में हुआ था, तो ये भी एक फेमस बैटल है। और उसके बाद बैटल ऑफ जो धोरैया है ये 1532 में हुआ था। तो देखिए ए के साथ जो है 3 हो जाएगा इसमें, तो ए के साथ 3 जो है 2 ही ऑप्शन में है, तो ये इसको वैलिड है। तो बी के साथ आपका जो है 4 हो जाएगा, और सी के साथ जो है हमारा सेकंड जो है ठीक आ जाएगा। तो डी जो है इसमें जो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा। तो इस तरह से आप डी इसमें मार्क कर लीजिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही ईजी प्रश्न था। इसमें यहाँ पर पासिस दिए गए हैं, दर्रे दिए गए हैं और प्लेसेस जगह का नाम दिया गया है। तो पहला है नीतू दर्रा या नीतू पास, दूसरा है रोहतांग पास। तो सभी को ये तो पता होना चाहिए कि रोहतांग पास जो है हमारे, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। बी के साथ आप सबसे पहले थर्ड कर लीजिए। तो देखिए जब आप बी के साथ थर्ड कर लेंगे, जो कि हम सभी हिमाचल वासियों को पता है कि रोहतांग पास जो हिमाचल में है, तो सी और डी ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीति जो दर्रा है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, उत्तराखंड में ये दर्रा है। तो ए के साथ हमारा जो 4 हो जाएगा। और जो आपका लिखा पानी ये जो पास है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और जो खुजरे जो पास है दर्रा है ये लद्दाख में है। तो राइट आंसर देखिए इसके लिए जो ए हो जाएगा। तो जिन्होंने ए मार्क किया है वो ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोआब से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला देखिएगा कि बिष्ट दोआब। तो बिष्ट दोआब काफ़ी कॉमन है, ये ब्यास और सतलुज के बीच में है। तो अगर आपको पता है कि ए के साथ 4 हो जाएगा तो ए ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये जो छज जो दोआब है आपका ये चिनाब और झेलम के बीच में है। उसके बाद जो बाड़ी जो दोआब है आपका ये ब्यास और रावी के बीच में है। तो इस तरह से, और सिंध जो दोआब है ये झेलम और इंडस के बीच में है। तो राइट आंसर जो देखिए इसमें डी हो जाएगा। और थोड़ा सा याद रखने का आप ध्यान रखते हैं, सिंध दोआब में आप इंडस को मार्क कर सकते थे, तो ये तरीका है करने का। बिष्ट दोआब में, और ये जो बाड़ी देखिए बाड़ी जो है रावी इसमें आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक्स इसमें लगा सकते थे, क्योंकि इसी तरीके से इन दोआबों को याद रखा जाता है। और ये जो बिष्ट है इसमें हम ब्यास को जो है जनरली मेंबर करते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ एक्ट दिए हैं, उनकी डेट बताई गई है। तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा 2005 का है, तो ये आपको बताना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट है ये 2013 का है। और कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट ये 1987 का है। और डोरी प्रोविजन एक्ट जो है 1961 का है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। ए के साथ आपका 4 मैच हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन पहले आप, और इस तरह बी आपका आ जाएगा। एक ही ऑप्शन से हमें पता लग गया कि 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना आपने, घरेलू हिंसा जो कानून है ये 2005 का है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो कानून है ये 2013 का है। सती निषेध आयोग कानून 1987 का है। और डोरी जो दहेज उन्मूलन जो कानून है ये 1961 का है। ध्यान रख लेना आपने, बी इसका जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो आपको पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 जो है देखने को मिलेंगे। ईरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको बोरो किया हुआ है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो हमारे आर्टिकल 40 में आता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो आर्टिकल 39 ए में है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत अगर आपको पता है कि ए के साथ आपका जो 3rd हो जाएगा, तो मैं ए के साथ पहले 3 देखूंगा। तो ए के साथ 3 मुझे देखिए एक ही ऑप्शन मिला है। तो जनरली जो ऑप्शंस जो थे ये काफ़ी इजी फ्रेम किए गए थे, ठीक है। और बी के साथ 4 हो जाएगा, वही मैंने बात कर ली। सी के साथ आपका 1 और डी के साथ 1। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अधिभूति जो है आर्टिकल 51 में दी गई है। समान नागरिक संहिता जो है 44 में। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक जो सहायता है ये आर्टिकल 39 ए में है। तो ए के साथ देखिए 3rd हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरह से ऑप्शनों से जो है इस बार एग्जामिनेशन इजी बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जो मॉडरेट या टफ कैटेगरी में आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस बताई है। जैसे क्रिटिकल मिनिमम हाइपोथेसिस ये आपकी लिबनेस-स्टेंटिन की है। और देखिए बाकी आपको बताओ नहीं हो, लेकिन थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म जो है काफ़ी कॉमन जो है ये थ्योरी है, काफ़ी फेमस थ्योरी है ये। तो ये बोएक के द्वारा दी गई है।
और लो लेवल इकोनॉमिक ट्रैप जो है ये लेंसल की है, और थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूअलिज्म जो है हिगिंस की हमें देखने को मिलती है। तो ए के साथ देखिए आपका सेकंड हो जाएगा, तो ए की ऑप्शन में ए के साथ सेकंड था, और बी के साथ 1 भी, अच्छा बी के साथ 2 में था, लेकिन और सी के साथ देखिए आप 4 इसमें लगा सकते हैं, और डी के साथ थर्ड। तो ए जो है इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण न्यूनतम जो प्रयास जो परिकल्पना है ये लिवेंस्टीन की है। सामाजिक द्वैत्व का सिद्धांत जो है बोर्के का है, और निम्न स्तरीय संतुलन जाल जो है नेल्सन का है, और तकनीकी द्वैतवाद जो सिद्धांत है ये हिंगीज का है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक ये स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है। तो देखिए डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है ये अमृता सेन की किताब है। एक साथ वन वैसे देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे आप डी इसको मार्क कर सकते थे। और देखिए फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फीचर्स विल थ्रेटन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, ये रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। लेकिन देखिए इंडिया दी इमर्जिंग काइंड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। इंडिया दी इमर्जिंग काइंड के जो लेखक हैं ये अरविंद पैनागेरिया जी हैं, तो अरविंद पैनागेरिया के द्वारा ये लिखी गई है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं था। और द मेकिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एंड नेशनलिज्म ये जो है आपकी मोंटेक सिंह अडवाणी के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं था, तो उसका ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के रूप में विकास, ये अमृता सेन की किताब है। फॉल्ट लाइन्स हाउ इंडियन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, रघुराम राजन। और इंडिया दी इमर्जिंग काइंड ये अरविंद पैनागेरिया की ये बुक है, तो ये ऑप्शन में नहीं था। और द मेकिंग ऑफ इंडिया आर्थिक नीति और राष्ट्रवाद 1947 2017 ये मोटेंग सिंह अहलूवालिया की किताब है। तो राइट आंसर इसमें डी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाए। अगले अगेन डेट से रिलेटेड थे, तो इसमें सबसे कॉमन था कि जो नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ये 1988 की है। सबसे पहले आप सी के साथ थर्ड मार्क कर लीजिए, तो सी के साथ आई मीन कमांड सी के साथ आप 4 मार्क कर लीजिए। तो सी के साथ 4 देखिए आपका डी ही ऑप्शन में था, तो आपको बाकी पता था नहीं था, तो लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में अगर आप बताते क्वेश्चन का भी अटैम्प्ट कर सकते थे। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है 2002 की है, ए के साथ थर्ड हो जाएगा। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है 2014 में लॉन्च किया गया है, और नेशनल जू पॉलिसी जो है 2002 की जो हमें देखने को मिलती है। मेक पार्ट ने नेशनल जू पॉलिसी है ये 1951 की है। तो इस तरह से इसमें डी जो है राइट आंसर इसमें जो है हो जाएगा। तो वन्य जीव जो संरक्षण जो नीति है ये 2002 की है। राष्ट्रीय जैव विविधता योजना 2014 की है। राष्ट्रीय वन नीति आपकी जो है 1988 की है, और राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो नीति है ये 1951 की है। नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6 से 10 तक की आपने एनसीईआरटी पढ़नी है जनरल साइंस के लिए, और अगर आपका समय है तो 11th और 12th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वही आपने जो इसके लिए पढ़ने हैं। तो देखिए आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है बहुत सी कॉमन बात है, तो एक के साथ आप सेकंड नहीं उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। आयोडीन की कमी के कारण देखिए जो है आपकी मेंटल डिसेबिलिटी आती है बच्चों में, और कैल्शियम की कमी के कारण आपको पता ही है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो टूथ डीके हो सकता है, और विटामिन बी की कमी के कारण वीक मसल आपके हो जाएंगे। तो देखिए बी के साथ जो है 3 हमने मार्क करना है, तो बी के साथ 3 जो है, और ए के साथ जो है सेकंड जो है 2 ऑप्शन में है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और सी के साथ देखिए आपका 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें जो है आपका ए हो जाएगा। सी के साथ 4 यहाँ पर, और डी के साथ आपका जो 1 हो जाएगा। और थोड़ा सा इनका साइंटिफिक नाम भी याद रखना, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम जो बेरी है, और आयोडीन की कमी के कारण एक डिजीज का नाम है गोइटर, वो भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है। एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं, तो ये भी एग्जामिनेशन में फ्यूचर में पूछी जा सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना। लोह की कमी के कारण रक्ता होती है, आयोडीन की कमी के कारण दंतक्षय होता है, कैल्शियम की का पार्डन थोड़ा मैं हिंदी में थोड़ा वीक हूँ आयोडीन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है, कैल्शियम में थोड़ा सा दंतक्षय होता है, और विटामिन B1 के कारण दुर्बल जो है पेशियाँ हो जाती है। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे जो है यूनिट्स दी गई है मेजरमेंट की, और क्वांटिटी दी गई है। तो वेट को देखिए हम न्यूटन में जो है मेजर करते हैं, तो ए के साथ सेकंड आ जाएगा। तो जहाँ पर ए के साथ सेकंड नहीं है, इसको यूनिट में कर सकता हूँ, तो डी यूनिट हो जाएगा। अब वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में जो है मेजर करते हैं, तो बी के साथ मेरा जो 1 हो जाएगा। तो बी के साथ 1 जो देखिए एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और टेम्परेचर को हम केल्विन में और प्रेशर को पास्कल में हम जो मेजर करते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, भार को जो है हम न्यूटन में मेजर करेंगे, आयतन को घन मीटर में, तापमान को जो है केल्विन में, और दाब को जो है पास्कल में। तो राइट आंसर इसमें बी आप मार्क कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं और पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। तो देखिए सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज है। तो
तो ए के साथ सेकंड हो जाएगा, तो जहाँ पर ए के साथ सेकंड नहीं उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। गरुड़ा शक्ति देखिए हमारी इंडिया और इंडोनेशिया की है, तो बी के साथ 1 हो जाएगा और राइट आंसर इसमें ऑटोमेटिकली जो मेरा सी आ जाएगा। और सी जो विजय प्रहार है ये इंडिया और यूएसए के बीच में स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है ये, और सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, तो राइट आंसर इस तरह से हमारा जो सी इसमें हो जाएगा। सूर्य के नाम में ध्यान में रखना, भारत और नेपाल के बीच में है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, विजय प्रहार जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, और सिम्बकस जो है भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है। लैंड ऑफ स्नो देखिए कनाडा को बोला जाता है। ग्रेनाइट सिटी जो है एबरडीन को बोला जाता है। एबरडीन स्कॉटलैंड में एक जो है सिटी है। और वाइट सिटी जो बेलग्रेड में देखने को मिलेगी आपको, सर्बिया कैपिटल है। और पर्ल ऑफ ओरिएंट जो हांगकांग चाइना का एक पार्ट है। तो देखिए ए के साथ जो है मैं बी कर रहा हूँ, तो ए के साथ जो है सेकंड इसमें है। फिर बी के साथ देखिए आपका 1 हो जाएगा, तो डी एलिमिनेट हो जाएगा। और वाइट सिटी जो है फिर सी के साथ 3 और डी के साथ 4, इसमें बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बर्फ की भूमि कनाडा को बोला जाता है। ग्रेनाइट शहर जो आपके एबरडीन जो उसकी स्कॉटलैंड में, स्फीयर शहर जो है बेलग्रेड, और पूर्व का मोती हांगकांग, तो बी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको मेमोराइज जरूर कर लीजिए, दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज है। तो डूजम जो मूवमेंट है ये 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो 1927 में हुई है। और हिमालयन रियासत प्रजामंडल जो 1938 में बना था। और कुनिहार जो प्रजामंडल है 1939 में बना था। हिमालयन रियासत प्रजामंडल से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1938 में इसका गठन हुआ। ये डेट भी यहाँ पर मेमोराइज कर लेनी है। तो देखिए डूजम मूवमेंट ए के साथ 3 जो आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा। फिर बी के साथ आपका 4 हो जाएगा, और सी के साथ आपका सेकंड हो जाएगा, और डी के साथ आपका जो है ए हो जाएगा। तो बी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम ध्यान रखना, डूजाम जो आंदोलन है ये 1906 में हुआ है। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन जो है 1927 में। और हिमालय रियासत प्रजामंडल का गठन 1938 में। और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में। अगला प्रश्न देखिए एचपीजी के से रिलेटेड है। तो रिजर्व फॉरेस्ट 3 स्क्वायर किलोमीटर आपने बताने हैं। तो देखिए चंबा में जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये 374 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। कुल्लू में 164, सिरमौर में 1050 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। और कांगड़ा में जो है 70 स्क्वायर किलोमीटर के आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं। तो देखिए ए के साथ आपका जो है बी इसमें 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर बी के साथ जो है 3rd इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। और सी के साथ आपका 1 हो जाएगा, और डी के साथ जो आपका 4 हो जाएगा। बी जो है इसमें जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा। जिले और उसमें आरक्षित वन क्षेत्र पर किलोमीटर में आपने बताने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसको स्क्रैप की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी ठीक नहीं दिए हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है 2016 में लॉन्च किया गया है। कौशल विकास निगम जो है 2015 में सेटअप किया गया था। और मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना दोनों जो 2018 में लॉन्च की गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कुछ ट्रिकी से ऑप्शन थे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग कैटेगरी में मैं डाल सकता हूँ। बाकी ऑप्शनल आंसर की जब आएगी तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू सुनते हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि किब्बर में जो है स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर है, और किब्बर लाहौल स्पीति में स्थित है। तो डी के साथ आप कम से कम 3 जो है इसमें बड़े आराम से जो मार्क कर सकते थे। तो देखिए जब आप डी के साथ जो है 3rd मार्क करते हैं तो 2 तो आपके ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नारगू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मंडी की बहुत ही फेमस जो है सेंचुरी है। तो सी के साथ जो है 4 जो है हमने मार्क करना है। तो सी के साथ देखिए 4 अब मेरे एक ही ऑप्शन में बचा। तो देखिए डी के साथ आपका 1 है। थोड़ा सा इसमें गलती हुई, तो लाहौल स्पीति के साथ देखिए डी के साथ 3 हमारा होना चाहिए, और सी के साथ 4 होना चाहिए। तो सी के साथ 4 जो इसमें ही है, तो डी ऑप्शन इसमें जो आपका जो है राइट है हो जाएगा। और किन्नौर में ही आपकी रूपी बाबा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चंबा में आपकी जो है सेचुतवान जो है नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस तरह से हम देखना वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। तो किन्नौर में रूपी बाबा वन्य अभ्यारण्य जीव है, चंबा में सेचुतवान नाला, मंडी में नारगू है, और लाहौल स्पीति में किब्बर है। तो राइट आंसर इसमें जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजिंग कैटेगरी में इसको रखूंगा, क्योंकि शिनकुला जो पास है ये हिमाचल और लाहौल स्पीति के हिमाचल और लद्दाख के बीच में, हिमाचल लाहौल स्पीति और जास्कर वैली जो लद्दाख है उसके बीच में ये श्रृंखला पास है। तो यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है। तो देखिए राइट आंसर इसमें बी करूंगा, लद्दाख के ऊपर इसमें स्पेशल फोकस है। फिर भी हो सकता है कमीशन इसको स्क्रैप कर दे, क्योंकि हिमाचल भी इसमें जो राइट आंसर हो सकता है। अब देखिए डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जो है रिप्लेस करेगा आपके IT एक्ट 2000 को। बहुत ईजी ये क्वेश्चन था कि डिजिटल इंडिया अधिनियम जो है किसकी जगह लेगा, तो ये सूचना अधिनियम 2000 की ये जो जगह लेगा IT एक्ट 2000।
जीविका चिंतामणि जो है तिरतु तेवर की ये जो है एक द्वारा जो इसको जो लिखा गया है तिरतु तेवर के द्वारा जीविका चिंतामणि। तो ध्यान रखना जीविका चिंतामणि, तो जीविका चिंतामणि जो आपकी तिरतु तेवर की है। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स इसमें कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आप नहीं करना चाहते तो 6 to 12 था जो है आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी आपकी वहीं से जो है मोर देन इनफ आपकी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी मस्ट है, या आप तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी की जो उनकी ऑफिशियल जो बोर्ड की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। तो बंगार जो एल्यूमिनियम फाइल है इनको हम कंकर्स भी बोलते हैं, तो बांगर जो जड़ोर मिट्टी है इसको कंकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है झेलम रिवर कहाँ से जो राइज करती है, तो झेलम रिवर जो है बैरनाग स्प्रिंग से जो है राइज करती है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ये वेरीनाग का जो है चश्मा है। अगला प्रश्न इंडियन पॉलिटी का है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाज गिवन। तो ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसके साथ जो हमारे संविधान में आर्टिकल 16(6) और 15(6) को जो अमेंड किया गया सॉरी इनको इंसर्ट किया गया। तो ये ध्यान रखना आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और 10% की रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस को जो प्रोवाइड कराई गई है। तो आंसर हो जाएगा 103वां जो संशोधन है। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 103वें संशोधन से। अगला प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया गया है, बहुत बार इसको कमीशन रिपीट कर चुका है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर लॉज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज मदर टंग लैंग्वेज। तो ये आर्टिकल 120(1) के तहत ये होता है। तो संविधान की संशोधन अध्यक्ष किसी भी संसद को सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 120(1) के तहत हो जाता है। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इजी कैटेगरी का है, इसमें पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है लीज करती है, जिसमें प्रोग्रेस जो है इंडियन स्टेट्स और यूटीज की बताई जाती है। तो देखिए ये नीति आयोग द्वारा लीज किया जाता है। तो कौन सा संगठन एसीडीसी इंडिया इंडेक्स जारी करता है 2030 की, तो नीति आयोग द्वारा जो लीज की जाती है। तो 2030 तक के जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको हमने जो है 169 टारगेट्स में डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का था, फिर भी आप थोड़े कॉमन सेंस इसको ठीक कर सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इंडिया स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिक्वायर्ड बाई नीति आयोग। तो सबसे पहले हमने उसका नाम बताना जहाँ पर पॉवर्टी सबसे कम है, और उसके बाद वो बढ़ता रहेगा। तो देखिए अब हम कॉमन सेंस लगाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी हमें सुनने को आता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रहती है, तो यूपी बिहार में पॉवर्टी ज़्यादा रहती है। तो राइट इसका आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, यूपी और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है बिहार में है। तो राइट आंसर इसमें आप ए कर सकते हैं। तो ये नीति आयोग द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय बहुकामी गरीबी सूचकांक के अनुसार इस तरह से ये जो है गरीबी हेड काउंट अनुपात है, जिसमें सही क्रम जो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर निम्न किसका रूप माना जाता है। देखिए लिथोस्फीयर जो लैंड जो सरफेस है हमारा, लैंड रॉक्स चट्टाने वगैरह जो भी होती है लिथोस्फीयर में आ जाती है। लिथ का मतलब भी होता है चट्टान या रॉक। तो मिट्टी वाला जो पोर्शन है हमारी धरती का ग्राउंड सरफेस जो है वो लिथोस्फीयर में आएगा। तो देखिए अब दो ऑप्शन है, बायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक ऐसे होते हैं जैविक घटक जो जीवित होते हैं, जैसे कि आप एनिमल्स बात कर लीजिए, एनिमल्स आपके बायोटिक हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम भी जैविक, हम भी इसमें बायोटिक में आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बायोटिक में आ जाएंगे। और ए बायोटिक वो जो जीवित नहीं है, इसमें जैसे पत्थर हो गया, पानी हो गया, हवा होगी, ये जीवित नहीं है, ये ए बायोटिक में आएंगे। तो राइट आंसर इसमें जो ए हो जाएगा। लिथोस्फीयर आपकी मिट्टी जो चट्टाने जो होती हैं, तो ये आपकी बायोटिक में आ जाएंगी। और अगला प्रश्न देखिए आप देख सकते हैं हम स्क्रीन में सामने, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, आपको सुनने में आता है बुजुर्गों से कि 1976 में जो है नसबंदी की गई थी जबरदस्ती लोगों की। तो ये उसी दौरान हुआ था। पहली जो हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ये 16 अप्रैल 1976 को जो लागू की गई थी, और 1976 में हमारे देश में जो है इमरजेंसी भी लगी थी। तो ध्यान रखना आपने, भारत द्वारा पहली व्यापक जो जनसंख्या नीति है ये 16 अप्रैल 1976 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी कहाँ है। तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में वन जैव विविधता स्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज है वाटर का किस चीज के लिए होता है। तो वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा प्रयोग किस चीज के लिए होता है। तो आप जानना इरिगेशन सिंचाई के लिए जो है विश्व स्तर में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग पानी का सिंचाई के लिए होता है। अगेन आपसे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया, जो जीवित जो चीजें होती हैं हमारे आसपास वो बायोटिक कंपोनेंट में आती है। तो सॉइल निर्जीव है, ये नहीं आएगा। एयर भी निर्जीव है, वाटर भी निर्जीव है, ये सारे के सारे ए बायोटिक में आएंगे। एक ही जीवित है यहाँ पर एनिमल, तो एनिमल इसमें सही हो जाएगा। तो जंतु जो है आपके जैविक घटक में आ जाएंगे। राइट आंसर सी। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 की जो थीम है इस बार ये पूछी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम 2023 की क्या थी। तो जिसने पढ़ा है वो कर लेगा। 21 मार्च को साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और फॉरेस्ट और हेल्थ जो है इसकी जिस बार थीम थी, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वन और स्वास्थ्य इसकी जो है थीम थी। अगला प्रश्न है कि जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स है अफ्रीका के
इनको और किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए स्टेपीज मैं आपको बता दूं, स्टेपीज जो है सेंट्रल एशिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड इनको बोला जाता है। और जो डोन्स हैं, डोन आपके ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रास को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रास को डोन बोला जाएगा। स्टेपीज जो सेंट्रल एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड को जो बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें ऑप्शन में दिया गया पंपास। तो पंपास जो अर्जेंटीना के, पंपास अर्जेंटीना के टेम्परेट ग्रासलैंड को बोला जाता है। और वेल्स बोला जाता है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, तो वेल्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रियरी, प्रियरी जो है नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को बोला जाता है। उसके साथ साथ हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी होते हैं, उसमें आप देखना सवाना जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये ईस्टर्न अफ्रीका के हैं। कैंपोस आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ब्राजील के। और लेनिनोस ये भी महत्वपूर्ण है, लेनिनोस जो है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है वेनेजुएला के। नेक्स्ट ईयर आप यहाँ से एक आधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जो कि 1946 में बनी थी। तो स्वामी पूर्णानंद जी जो है इसके पहले जो है प्रेसिडेंट थे। तो हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल 1946 में गठित हुई, इसके पहले अध्यक्ष जो है स्वामी पूर्णानंद थे। अगला है दोदरा कवार रिवोल्ट जो है किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो दोदरा कवार विद्रोह किसके नेतृत्व में होता था? तो देखिए 1906 के आसपास ये हुआ था। इसमें यह था कि रामपुर भूसर के अंडर दोदरा कवार आता था। तो दोदरा कवार में जो है वजीर या पादरी जो है रान बहादुर सिंह, ये जो पादरी थे वहाँ के, इनके द्वारा दोदरा कवार को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की गई। और इनके द्वारा जो कर जो दिया जाता था रामपुर बुशर को दोदरा के एरिया के द्वारा, वो बंद कर दिया गया। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जो इनका साथ दिया। बाद में देखिए इनको गिरफ्तार करके शिमला ले जाया गया और बाद में उन्होंने सहमति दी रान बहादुर सिंह ने कि मैं कर दे दूंगा, लेकिन बाद में ये कर नहीं दे पाए और इनकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी। तो जो हल्की सी जानकारी। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे रंग बहादुर सिंह। तो एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे रंग बहादुर सिंह, और 1906 में ये दोदरा कवार रिवोल्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम? तो हमारे जो पूजनीय ऑनरेबल वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी बार बार जो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बिनोइंग रेफर्स टू। तो देखिए बिनोइंग का मतलब होता है सेपरेशन की जाती है ग्रेन की स्टॉक से। तो निष्पावन जो है कहलाता है डंडियों से अनकन्नों को पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गति शक्ति से रिलेटेड है। इसमें पहली स्टेटमेंट है गति शक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये इन्वॉल्व्स करता है क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो बिल्कुल सही बात है। और गति शक्ति पोर्टल में हमारे 6 पिलर्स हैं। तो यहाँ पर 12 दिया गया है, इस कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पहली ठीक है आपकी, सेकंड गलत है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट, सी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। तो गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा सकती है और इन्हें लागू किया जा सकता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। और गति शक्ति में जो है 6 स्तंभ हैं आपके, दूसरी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी मिशन जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, सही बात है। और स्वीट रेवोल्यूशन आपकी जो है एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है मधु पालन जो होता है, मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। एक होता है एवीकल्चर, एवी जब लग गया तो ये पक्षियों का पालन होगा और एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन। ओके, तो रियरिंग ऑफ बर्ड्स एवीकल्चर और रियरिंग ऑफ हनीबीज एपीकल्चर। ओके, तो दोनों जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक है। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप ध्यान रखना, शहद मिशन की शुरुआत 2017 में की गई थी और स्वीट जो क्रांति है भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है। तो दोनों के दोनों जो कथन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 के रिवोल्ट को बार ऑफ एंटाइटिलिस्ट जो बोला गया था सर जेम्स वाटरमैन द्वारा, ये गलत है। ये जो आपके एलिया रीस के द्वारा, आप रीस से याद रख सकते हैं। फैंटेटिक जो रीजनिस्ट जो है बोला गया था अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये रीस के द्वारा जो है बोला गया था, एलिया रीस के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द सो कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये स्टेटमेंट आज मुजुमदार की, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट। तो डी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह को धर्मांतों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, ये जो है रीस के द्वारा जो ये बोला गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी है कि यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना, तो ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मुजुमदार का ये कथन है। तो राइट आंसर इसमें जो है डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टफ कैटेगरी की, अगर आपको पता नहीं था तो आप इसको जो है स्किप कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, ये जो समवर्तनामा है ये जो है थोड़ा सा ब्रह्मचार्य से रिलेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा है कि जो ये शंकरवर्णम है ये फाउंडर है लोहारा डायनेस्टी कश्मीर की। लोहारा यहाँ पर गलत दिया गया, ये उत्पाला डायनेस्टी के जो है फाउंडर है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, भी इसमें से राइट आंसर होना था। लेकिन अगर आपने स्किप भी कर दिया तब भी कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना आपने, समावर्तन ये एक जो है आपका ब्रह्मचार्य से रिलेटेड वर्ड है और शंकरवर्मन को जो है कश्मीर के जो है उत्पाला वंश का माना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, दोनों कथन इसमें गलत है। अगला प्रश्न पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा में एडवाइस ऑफ स्पीकर। देखिए बिल्कुल गलत बात है।
इसमें स्पीकर एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। और इस दूसरा बोला कि आर्टिकल 312 के तहत जो है राज्यसभा इंजॉय करती है स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आर्टिकल 312 में पावर है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा को पावर रहती है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की। तो राज्यसभा अपनी स्पेशल मेजोरिटी के रेजोल्यूशन से जो है नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है क्रिएट कर सकती है। तो ध्यान रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज नई क्रिएट करने की पावर जो है, जिस तरह से IAS IPS है, IFS है, तो इस तरह की सर्विसेज क्रिएट करने की जो हमारी पावर है हमारे संविधान में, ये राज्यसभा को जो दी गई है। तो ये जो है स्पेशल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों जो कथन है इसमें गलत है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट। तो हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो ये बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्य तथा मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, बिल्कुल गलत बात है। तो दोनों ही कथन जो इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और नीलम संजीवन रेड्डी जो है पहले स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के प्रेसिडेंट बनने से पहले। दोनों कथन जो इसमें ठीक है, ए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसमें आपने जो है सबसे ऊंची बताना है, तो दोनों जो है दोनों सही हो जाएंगे, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी और वीक सस्टेनेबिलिटी स्टेटमेंट दी गई है। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी इज अ रूल which requires a separate preservation of each category of critical assets, assuming these to be complements rather than substitute, बिल्कुल सही बात है। और वीक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ये रूल रहता है जो कि seeks to maintain the aggregate monetary value of the total stock of the assets, assuming a high degree of sustainability among the various asset types। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो सस्टेनेबिलिटी रूल एक ऐसा नियम है जिसके लिए महत्वपूर्ण संपत्ति की प्रत्येक श्रेणी को एक अलग संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये मानते हुए कि ये स्थानापन्न के बजाय पूरक है। कमजोर स्थिरता एक नियम है जो संपत्ति के कुल स्टॉक के कुल मौद्रिक मूल्य को बनाए रखने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि विभिन्न परिसंपत्ति प्रकारों के बीच प्रतिस्थापना की उच्च डिग्री है। दोनों जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। अगला जो प्रश्न है देखिए, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ से रिलेटेड है। इसको प्रोफेसर ईस्टमैन के द्वारा जो है एडवर्ट किया, बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं की थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ की स्टेटमेंट है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फर्स्ट मेड हुआ था इन सर्टेन कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जिनमें हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी रहती है। वंस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज इनेविटेबल इट विल स्प्रेड टू द ऑल ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। असंतुलित विकास के सिद्धांत जो है प्रोफेसर ईस्टमैन के द्वारा जो दिए गए हैं, और दूसरी इनकी ये जो है एप्लीकेशन है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन थोड़ा ट्रिकी है। परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 65 ईयर्स एंड अबव इन इंडिया एज ऑफ 2021, ये ऐसे 6.8% है, यहाँ पर 6.2% दिया गया, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इंडिया का 2021 में अराउंड 0.98% था, तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, डी इसमें राइट आंसर आप ले सकते हैं। तो 2021 तक भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 6.8% है, तो ये गलत हो जाएगी पहली। और 2021 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.98% है, तो डी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ 2021, ये लगभग जो है 29 से 30% है, 19.66% जो एग्जैक्ट ये डाटा है। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज ऑफ 2021, ये लगभग जो है 24 से 25% है, या 24.5% हम एग्जैक्ट डाटा बोल सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये ध्यान रखना हमने, दोनों जो स्टेटमेंट्स है कथन है ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है कि ये जो कच्छ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए जाना था, सही बात है। नीलगिरी बायोस्फीयर फेमस है रेड पांडा के लिए। देखिए रेड पांडा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही देखने को मिलेंगे, असम जैसे रीजन में या मणिपुर जैसे रीजन में रेड पांडा आपको मिलेंगे। साउथर्न वाले रीजन में जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु है, यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ठीक है और दूसरा आपका गलत है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर। तो ये आप ध्यान रखना, कच्छ आरक्षित जो जैवमंडल है वो भारतीय जंगली गधे के लिए जो जाना जाता है, और नीलगिरी में आपको पांडा देखने को नहीं मिलेगा, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पहला सही है और दूसरा कथन गलत है, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज देखिए स्टेटमेंट देखिए, पहला मोस्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन किल्स देम। देखिए क्या सारी की सारी जितनी भी जो किस्में हैं उनको हम जो मनुष्य है उसके द्वारा मारा गया, नहीं ऐसा नहीं है। एक डोडो नाम का पक्षी हुआ करता था, वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाया प्रकृति में, औरों के लोगों को शिकार बन गया। इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खुद विलुप्त हो गई हैं, तो जैसे डायनासोर है वो भी खुद विलुप्त हुए। तो पहली स्टेटमेंट एक्सट्रीम में, पहली स्टेटमेंट तो वो गलत हो जाएगी, तो जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक दी गई है उसको मैं काट दूंगा। दूसरा कि वेस्टर्न घाट रीजन जो हार्बर करता है लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट, बिल्कुल सही बात है। हमारे वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एशियाटिक एलिफेंट है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे दूँ, जो गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयंस है। और
एशियाटिक लॉयंस सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के आपको कुछ स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। तो दूसरी इसमें ठीक हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट इसमें जो है गलत है और दूसरी ठीक है, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपने, कथन एक गलत है और दूसरा सही है। पश्चिमी घाट के एशियाई हाथियों में सबसे अधिक वैश्विक को आश्रय देती है। ओके, और विश्व की अधिकांश जो प्रजातियाँ ये जो विलुप्त हुई हैं वो मनुष्यों ने मार देते हैं, ऐसा नहीं है, हम थोड़ा मारते हैं किसी को, सबको हमने थोड़ा मारा है। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एट द डायरेक्शन, दूसरी बात है स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेसर रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। दोनों जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। सपरी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन जो आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। मटेरियल विच लॉज हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो यहाँ पर दिया इंसुलेटर, यहाँ पर होना था कंडक्टर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी गलत। और जो रेंज जो रहती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, ऐसी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी पढ़िए 6 से 10 तक जनरल साइंस की। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित करता है उनको चालक कहा जाता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोनों जो कथन है ये गलत है। तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रीएम जो समिट है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, ये समिट हेग में हुई, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो समिट है ये मार्च 2023 में हुई थी। तो दूसरी इसमें गलत है, पहले ठीक है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको स्किप करके आए होते तो भी ठीक रहना था। इस तरह क्वेश्चन में तुक्का लगाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि शेफील्ड सिटी कहाँ है, और ऐसे कोई करंट अफेयर्स में भी ये नहीं थी। अगर होती तो शायद मैंने नहीं पढ़ा। तो ये जो शेफील्ड ये जो सिटी है ये इंग्लैंड में है, और ये फुटबॉल के लिए फेमस है। पहला फुटबॉल क्लब यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओपोराडो जो सिटी है पुर्तगाल में, ये टूरिज्म के लिए फेमस है। और देखिए पुर्तगाल में इस तरह से तेल कोई ज़्यादा मात्रा में पाया जाता नहीं है। टूरिज्म के लिए पुर्तगाल और स्पेन ज़्यादा फेमस है। तो दोनों जो इसमें स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। फिर भी अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो सही इसमें आपके लिए रहना था। अगला प्रश्न है एंशिएंट कुशानास हैज रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। और राजा ऑफ चंबा है ये चंद्रा नहीं, ये सूर्यवंशी क्लैन ऑफ इससे जो है बिलोंग करते हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगी, पहली सही हो जाएगी। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना, प्राचीन कुलेंद्र की गणराज्य शासन प्रणाली थी, और चंबा के राजा जो है सूर्यवंश से बिलोंग करते हैं, चंद्रवंश से नहीं। तो पहला कथन सही है और दूसरा आपका गलत है। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रताल जो लेक है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, सही बात है, लेकिन ये जो है लगभग जो है आपके 4270 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। इतने ऊपर तो इसमें फ्रीज हो जाना था। पहली स्टेटमेंट गलत है। सूरजताल एक सोर्स है स्पीति रिवर का, ये भी गलत बात है। सूरजताल जो है भाभा रिवर का आपका जो है सोर्स है। आप मेरे लेक्चर इससे रिलेटेड देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साथ दोनों जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि बालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करेगा मनाली विद काजा, गलत बात है। बालाचा पास पूरी तरह से जो आपके लाहौल स्पीति में है। सोनापानी जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, और पीर पंजाल रेंज लाहौल स्पीति में स्थित है, और ये रोहतांग से दिखता है, ये सही बात है। तो पहली गलत है और दूसरी आपकी ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। तो डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का बालाचा दर्रा जो है लाहौल स्पीति में है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। और सोनापानी रोहतांग दर्रे के पास स्थित पीर पंजाल रेंज के पास जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ध्यान रखना, रोहतांग पास को जो हम रितांगा जो होते हैं भ्रिगुतुंग भी बोलते हैं। और 1920 में मूरक्राफ्ट जो है पहले जो है यूरोपियन इंग्लिश मैन थे जो रोहतांग तक पहुंचे थे। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ऑप्शन की आएगी तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो सोल्जर जो है नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट के उनके जटोग में उनके द्वारा जो है रिवोल्ट किया गया था 1857 में, और इसको शिमला टेरर और शिमला जीनोसाइड जो है इंग्लैंड में एक न्यूज़पेपर ने बोला था। और इनके लीडर थे सूबेदार भीम सिंह। तो सूबेदार भीम सिंह इनके लीडर थे, पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये है, देखिए 1857 का जो रिवोल्ट जो हुआ था, इस दौरान मैक्सिमम जो हिल रूलर्स थे ये लॉयल रहे थे, ईमानदार रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ इसमें दिया था। सिर्फ और सिर्फ रामपुर बुशर के राजा थे शमशेर सिंह, इनके ये हॉस्टाइल थे तो बाद ब्रिटिशर्स इन 1857 रिवोल्ट। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है कि कोटी और बालसन के राजाओं ने अपोज किया था ब्रिटिश रूलर्स को, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, और अब बाकी ऑप्शनल आंसर के आने पर ज़्यादा इसमें लगेगा। तो शिमला की जुटोइक में स्थित नसीरी बटालियन रेजिमेंट के जवानों ने 1857 में भाग लिया। हिमाचल के कोटी एवं बालसन राज्यों ने भी अंग्रेजी शासकों का विरोध किया। तो दोनों इसमें जो है आपका दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है और दूसरी आपकी गलत है। अगला प्रश्न है, देखिए आपने ये जो मिशंस है इनको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट लेके जाना है, यानी कि न्यूएस्ट का मतलब है जो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ओल्डेस्ट का मतलब है जो बहुत पुराना है, यानी जो सबसे पुराना होगा वो सबसे लास्ट में रखना है, और जो सबसे नया है उसको सबसे पहले लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वंदे भारत मिशन जो 2015 में लॉन्च किया गया था।
कावेरी मिशन अभी 2023 में चला। सूडान में जो हमारे जो पैसेंजर जो भारतीय स्टैंडर्ड थे उनको वहाँ से लाने के लिए मिशन कावेरी चलाया गया था। निपुण भारत मिशन ये 2021 में चला था। और मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में लॉन्च हो गया था। तो देखिए सबसे जो नया जो मिशन है ये 2 है, तो सबसे पहले मेरा 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं जो है देखता हूँ कि निपुण भारत मिशन आ जाएगा, और फिर जो है वंदे भारत मिशन, और सबसे लास्ट में मिशन इंद्रधनुष। तो 2413 इसमें राइट आंसर बी जो है हो जाएगा इसमें। तो मिशनों के लिए जो है पुराने नए से पुराने क्रम में आपने जाना है, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए। राइट आंसर इसका बी। अगला भी ऐसा है, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ईयर ऑफ लॉन्च। तो ईयर ऑफ लॉन्च मतलब जो सबसे पहले लॉन्च हुई वो सबसे पहले आएगी, और जो सबसे लास्ट में लॉन्च हुई वो सबसे लास्ट में आएगी। करेक्ट आपने बताना है। तो उन योजनाओं को उनके प्रारंभ से हमने बताना है। तो देखिए मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हो गई थी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हमारे 2015 का है। स्टार्टअप इंडिया 2016 का है, और सबसे पुरानी है इसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 की। तो ध्यान रखना आपने, मेक इन इंडिया 2014 से है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2015, स्टार्टअप इंडिया 2016 और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008। तो सबसे पहले लॉन्च हुई है आपकी 4, तो सबसे पहले मेरा 4 आ जाएगा। उसके बाद जो लॉन्च हुई है आपकी इज 1, तो 4 के बाद 1 के बाद 2 फिर 3। ये जो है इसमें जो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश जो वाइसराय है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने जो है अरेंज करना है। तो देखिए सारे वाइसराय के आपको जो है टाइम पीरियड जो आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड एल्गिन का है इसमें 1862 से 63। नॉर्थ बुक का है 72 से 76, 1872 से 76। लॉर्ड लेंसडॉन का है 1888 से 89। से 94 लॉर्ड लेंसडॉन। और लॉरेंस का है 64 से 69। तो सबसे पुराने आ जाएंगे इसमें लॉर्ड एल्गिन, तो 4 मेरा सबसे पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है नॉर्थ बुक आ जाएंगे, और 4, 3, 2, 1 जो है इसमें राइट आंसर ए जो है इसमें जो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है देखिए हार्ड क्वेश्चन था, स्किप आप इसको कर सकते हैं। मेडिकल रूलर जो है मेवाड़ के इसमें बताए गए हैं राजस्थान से। देखिए राइट आंसर मैं आपको बता दूं 1, 4, 3, 2 जो है इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, लेकिन ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन में स्किप कर देने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा क्वाइट इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको प्लेसेस की जानकारी होनी चाहिए। तो रेंज दी फॉलोइंग कॉल फील्ड्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए नाई वैली जो ये जो फील्ड है ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु तो बहुत ज़्यादा साउथ में है हमारा। फिर उमरा सरूर ये गुजरात में है। पलाना जो है आपकी राजस्थान में है कोल फील्ड। और कालाकोट आपकी J&K में है, बहुत फेमस कालाकोट J&K। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में 4 आ जाएगा, तो सबसे पहले 4 एक ही ऑप्शन में है, और साउथ में सबसे ज़्यादा जो है 1 आ जाएगा नई वैली। तो इस तरह से ये उत्तर से दक्षिणी का क्रोनोलॉजिकल है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर बेसिन ऑफ इंडिया फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन रिलेशन टू एरिया। तो देखिए एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमने लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाना है, तो सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर नर्मदा का होगा, तो 4 जहाँ पर सबसे लास्ट में होगा वही हमारा इसमें राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 इसका जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखना A1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है, मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रू है। ऑल एक्सपेंडिचर मेड बाय PM ऑफ इंडिया। अब देखिए PM ऑफ इंडिया कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर भी तो करते होंगे, तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर मनी बिल में हम नहीं डाल सकते हैं, उनके लोकतंत्र है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इसमें गलत हो जाएगी। बाकी इम्पोजिशन एंड वायलेशन रेगुलेशन टैक्स एप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, कस्टडी ऑफ द कंस्टिट्यूशन फंड और कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, ये जो है आपके सारे के सारे जो है मनी बिल में आ जाएंगे। तो ए इसमें जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी खर्च मनी बिल में नहीं आएगा। बाकी किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियम, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में जन जमा करना या उससे धन निकालना, ये मनी बिल के डेफिनेशन में आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए इसमें ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनकी क्रोनोलॉजी हमने बतानी है। तो सबसे नई जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई है शर्म एल शेख इजिप्ट में 2022 में। तो सबसे नया तो यही होगा, तो जहाँ पर 4 लास्ट में वही इसमें राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपने यूज़ करनी है। Rio+20 समिट जो है द फ्यूचर वी वांट, इसमें स्टेट किया गया कि हम डेवलप करेंगे सर्वेंट डेवलपमेंट, ये 2012 में हुई थी।
और ये जो मिलेनियम समिट है ये 2005 में हुई थी, और ये जो ब्रिटेन रिपोर्ट है ये एनसीईआरटी में आपको मिलती है, ये 1987 में ये हुई थी। तो सबसे पुरानी है ये हमारी इसमें ब्रिटेन रिपोर्ट। तो 3 से हमारी शुरुआत होगी, 3214। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है। नायब तहसीलदार की एग्जामिनेशन से इस पैटर्न को एचपीपीएस ने फॉलो किया था और इसमें भी फॉलो किया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफ़ी पहले 2016 में लॉन्च कर दी गई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है 2021 में जो है लॉन्च की गई है। और प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 2020 के दौरान जो कोविड के टाइम लॉन्च की गई थी। तो देखिए सबसे पुरानी आ जाएगी आपकी सेकंड, फिर 1, फिर 3 और 4, सॉरी 4 और 3। तो बी इसमें जो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने 2011 के अनुसार जो है सेक्स रेशो की बात करनी है, और असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, यानी कि जिसकी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको बाद में, और सबसे लास्ट में जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो हरियाणा की सबसे कम जो है सेक्स रेशो है 879। सेक्स रेशो का मतलब होता है कि 1000 मेल्स के साथ कितनी महिलाएं हैं। तो अगर 1000 मेल हैं हरियाणा में तो 879 महिलाएं हैं। पंजाब की 895, यूपी के 912 और बिहार की 912। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आई मेक अ पार्डन, 1 2 3 4 जो इसमें बी ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसमें जो बी हो जाएगा, 1 2 3 4 ये राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का है। वाटर सेक्स एक्ट जो है 1970 में लगाया गया है। नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 की है। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, 1981। तो ये आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो इसमें इम्प्लीमेंट हुआ ये 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा, और 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 का है। जल उपकर अधिनियम 1977 का है। नेशनल राष्ट्रीय जल नीति 1987 की है। और प्रदूषण वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। तो राइट आंसर इसमें जो है ए हो जाएगा, 1 2 4 3। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो जो कन्वेंशन है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये 1994 में हुई है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1991 में हुई है। कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 1973 में हुई है। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ये 1971 में, जिसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये 1971 में हुई है। तो राइट जो आंसर है आपका 4 3 2 1 हो जाएगा। स्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन 1994, जैव विविधता पर कन्वेंशन 1951, लुप्त प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन 1973, और आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन 1971, जिसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। और राइट आंसर इसका जो सी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट होती है, जिसे आपके फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये रिपोर्ट निकाली जाती है। उसमें देखिए डाटा दिया गया होता है, बाइनली ये रिपोर्ट निकालते हैं ये। और इसके अनुसार देखिए मिजोरम के लगभग 84% जो एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, मेघालय के 76% के ऊपर, और आपके मणिपुर के 74 और नागालैंड के 73% एरिया के ऊपर फॉरेस्ट है। तो राइट आंसर देखिए इसमें 1 2 3 4 सी इसमें जो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन की मात्रा से रिलेटेड है भी, किस प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा है। इसमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट हमने जाना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए मीट में होती है, उसके बाद फिश में होती है, उसके बाद एग में होगी, और उसके बाद सबसे कम जो है काऊ के मिल्क में होगी। तो 3 4 1 2 1 जो है इसका जो है आंसर आपको जो है देखने को मिलेगा, 3 4 2 1। तो राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो है पूछा गया है इंटरनेशनल ग्रुप्स के। तो देखिए इसमें सबसे पुराना जो ग्रुप है ये पेरिस क्लब है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। तो ओल्डेस्ट न्यू ईयर पूछा है, तो सबसे पहले हमारा 1 आ जाएगा। उसका देखिए ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1961 में स्टेब्लिश हुई है।
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग अभी हाल फिलहाल 2018 में ये शुरू हुई है, 2018। और जो वासेनर जो अरेंजमेंट है ये 1998 से ये चली हुई है। तो देखिए सही जो हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 4 3 सी, इसमें जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको से पूछा गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने डेजर्ट्स बताने हैं। तो इसमें सबसे छोटा है आपका थार डेजर्ट और सबसे बड़ा है आपका गोबी डेजर्ट, और राइट आंसर इसमें जो है सी हो जाएगा। सबसे पहले थार आ जाएगा, उसके बाद तकलीमकन, उसके बाद कालाहारी और उसके बाद गोबी। गोबी सबसे बड़ा है इसमें। गोबी एशिया का सबसे बड़ा जो है डेजर्ट है और सहारा वर्ल्ड का। अगला प्रश्न अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखना है। तो मास मूवमेंट जो हुई है नालागढ़ में 1876 में हुई थी। लैंड मूवमेंट जो है सिरमौर में 1878 में, और पीजेंट मूवमेंट जो है ठियोग में 1898, और जो फार्मर्स जो मूवमेंट है चंबा में 1896 में हुई थी। 1 2 4 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो नालागढ़ में जन आंदोलन ध्यान 1876 में हुआ है, और सिरमौर में भूमि आंदोलन 1878 में, ठियोग में किसान आंदोलन 1898, और चंबा में किसान आंदोलन 1896, और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है। तो ये जो है लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी में टुक प्लेस हुई थी, पहली स्टेटमेंट ठीक है। और इसमें जो है कुछ मेंबर यूएसए से आए थे जिनके द्वारा वर्कर्स को रिक्रूट किया गया मंडी और स्केच से, ये भी ठीक है। मियां जोहार और क्यून और मंडी खैरगाही ये भी इनके इन्फ्लुएंस में आए थे। और इसमें ये बोला गया कि ये सक्सेसफुल हो गए थे अपने वेंचर में, तो ये गलत है, ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो 4 को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना मंडी षड्यंत्र 1914-15 में हुआ था, और शोभाराम जो है इसके मेन लीडर थे, शोभाराम। और गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में हुआ था। मियां जोहार मंडी खरेगड़ी की महारानी से काफ़ी प्रभावित हुए थे, और ये अपने प्रयोजन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सिर्फ और सिर्फ नागचड़ा जो डकैती है वही ये कर पाए थे, बाकी जितने भी इनके प्लान्स थे वो सब अनसक्सेसफुल हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 1948 में, बिल्कुल सही बात है। 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। तो मैं मुख्य आयुक्त 1948 में एक प्रांत मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया था। यूटी जो है हिमाचल प्रदेश 1956 में बना था, केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा भी ठीक है। पहले सीएम हमें जो है 1952 में ही मिल गए थे। तो 1 और 2 जो है ठीक है, और 3 आपकी गलत है। तो जहाँ पर 3 है उसको आप निकाल सकते हैं, और 1 2 4 चौथी स्टेटमेंट ठीक है। 18वां राज्य 1971 में महाराष्ट्र बना था। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आपने बताना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का है 8, सोडियम का है 11, और सिलिकॉन का है 13। तो सही ऑर्डर है बिल्कुल 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें परमाणु संख्या के हिसाब से आपने बताना था। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, सोडियम की 11 है, और सिलिकॉन की 13 है। अगला प्रश्न जो है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया, ये गलत बात है। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 7 पावर प्लांट्स में, सेकंड स्टेट में ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में, पहली आपकी थर्मल है, दूसरे पे हाइड्रो है। उसके बाद देखिए रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है हमारे पास। उसके बाद ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह से हम प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद आपकी न्यूक्लियर जो है 5वें नंबर पर आ जाती है। तो सेकंड और थर्ड जो है इसमें जो देखिए राइट हो जाएंगे। और गोरखपुर ये जो विलेज है ये हरियाणा में है, तो यहाँ पर टेस्ट भी हुआ था आपका। अगले में देखिए हमने राइट स्टेटमेंट है केन रिवर जो पासिस करती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, बिल्कुल सही बात है। केन बेटवा लिंक लिंक जो है एक आपका जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, रोड नेटवर्क नहीं है ये। केन और बेटवा जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल की नहीं है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा मटाटीला डैम जो है जो आपका बेटवा रिवर के ऊपर है, तो राइट आंसर इसमें जो है बी हो जाएगा। तो केन नदी पन्ना टाइगर रिवर से गुजरती है, सही बात है। केन बेतवा लिंक जो है एक नदी को जोड़ने वाला एक परियोजना है, तो सेकंड इसमें गलत हो जाएगी। केन बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, तो तीसरी भी गलत हो जाएगी। चौथा माता टीला जो बांध है ये बेतवा रिवर के ऊपर है, तो बी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगेन डेट से रिलेटेड है। तो देखिए अलीगढ़ जो साइंटिफिक जो सोसाइटी है ये 1866 में इस्टेब्लिश हुई है। प्रार्थना समाज 1867 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके ठीक हो जाएंगे। राइट आंसर आपका जो है ए 3 और 4 हो जाएंगे। परमहंसा मंडली जो 1849 में जो इस्टेब्लिश हुई, और जो मानव धर्म सभा ये आपकी 1844 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न देखिए आप देख सकते हैं ताजू के बर्बरी वाज रिटन इन प्योर पर्शियन लैंग्वेज। तो देखिए इस तरह की एक्सट्रीम लैंग्वेजेस होती हैं कि प्योर तो कोई भी चीज़ होना आजकल बड़ा मुश्किल है। हम हिंदी प्योर यूज़ नहीं करते हैं, तो प्योर पर्शियन कैसे हो जाएगा। तो फर्स्ट आप इसमें काट सकते हैं। उसके बाद पोइट अमर खसरो जो है फर्स्ट मसनबी थे ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट ऑफ क्यूरने सदानी विच वाज रिटन इन 1289, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड जो स्टेटमेंट है आपकी झंझारी जो मस्जिद एट जुनापुर बिल्ड बाई हुसैन शाह, ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो देखिए इसमें
गलत है। तो अगर ये आपने अटैम्प्ट नहीं भी किया होगा तब भी ठीक है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ होते हैं। तुक्का लगाने से बेहतर है कि आप इनको जो स्किप भी कर सकते हैं। आईवी कपाड़ ने जो जंजारी है जो मस्जिद है, इसको हुस्न शाह के द्वारा नहीं, इसको इब्राहिम शर्की के द्वारा जो है बनाया गया था। तो राइट आंसर इसमें जो है देखिए आपका। और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, जो सूफी सेंट थे सीदी मौला, उनको पुट टू डेथ कर दिया गया था बाई सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिबेलियन। तो डी इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1933 में स्टैब्लिश हुई थी, गलत है, 1934 में स्टैब्लिश हुई थी। और बुक ऑन मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये जो राम मनोहर लोहिया की किताब है, ध्यान रखना आपने, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की है, जयप्रकाश नारायण की नहीं है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 और 4 बुक जो है रेडिकल ह्यूमनिस्ट एम एन रॉय के द्वारा लिखी गई बुक है, और एनएपी इंडिया जो है लाला राय के द्वारा जो लिखी गई किताब है। तो देखिए बहुत समय से एक ट्रेंड चल रहा है, किताबों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में आपको बताना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो देखिए बी आर अम्बेडकर की किताब है। इस तरह से किताबें होती हैं, ये आपने जरूर पढ़ लेनी है। अगला है कि ब्राउन कोयले को जो है टर्शरी कोयल भी बोला जाता है। तो भारत में भूरे कोयले को तृतीय कोयले के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। लिग्नाइट कोयल जो सुपीरियर रहता है पीट कोक से, तो सबसे इन्फीरियर है पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिस, और उसके बाद एंथ्रेसाइट। तो ये आपकी रहती है स्पेरिटिक ऑर्डर इनका। तो पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट हमें वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ से जो है गलत हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे। भवानी सागर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो मयूराक्षी सिंचाई जो परियोजना है, ये मयूराक्षी रिवर के ऊपर है झारखंड में, तो चंबल रिवर के ऊपर नहीं है। इसमें नाम में ही आपका आंसर दे दिया था, तो तीसरा भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास जो है सेकंड और फोर्थ आंसर सही आ जाएगा। 2 बार देखिए स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में कि जो आपका जो मादा टीला जो परियोजना है ये बेटवा रिवर के ऊपर है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी। तो राइट आंसर इसमें जो देखिए आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगेन इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द वोटिंग एज। तो बिल्कुल सही बात है। कानून जो संविधान जो संशोधन हुआ था 1988 में, इसने वोटिंग एज जो है 21 से 18 की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, मेमोराइज कर लेना। 61वां जो है वोटिंग एज से रिलेटेड है, और 69वां जो संविधान संशोधन है 1992 का, ये नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। ओके, 93वां संविधान जो EWS से रिलेटेड, बिल्कुल गलत बात है। 93वां संविधान संशोधन नहीं है, ये 103वां है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो दूसरे को निकाल देंगे। पहला ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 4 नंबर जाएगा। 2002 में जो है ड्यूटी बना दी गई थी पेरेंट्स की कि उन्होंने अपने बच्चों को 6 से 14 साल को जो स्कूल में भेजना है, ठीक है। तो डी इसमें ठीक हो जाएगा। और 66वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आर्टिकल 21 से डाला गया था राइट टू एजुकेशन। तो ये ध्यान रखना, हमने संविधान का 66वां संशोधन उनकी आयु से रिलेटेड है, 21 से 18 की गई थी इसमें। और 103वां संशोधन है ये आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। और 66वां संशोधन से 21A अनुच्छेद जो है जोड़ा गया था। बाकी 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया था। तो डी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पार्ट 9 जो इंसर्टेड हुआ था बाई दी 73rd कंस्टिट्यूशन एक्ट 1992। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। तो जहां पर 1 नहीं है उन्हें मैं काट दूंगा। ऑटोमेटिकली ये मेरा राइट आंसर हो गया। और 243D में जो रिजर्वेशन ग्राम पंचायत के लिए जो है दी गई है। अगला प्रश्न 340 के तहत जो है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की जाती है बैकवर्ड क्लास के लिए, बिल्कुल सही बात है। 341 में शेड्यूल कास्ट हैं, और 342 में जो है आपके शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। तो इंटरचेंज होंगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। और फोर्थ ही बिल्कुल सही बात है। 102वां संविधान संशोधन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, इसको संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके अनुसार। और 342 ये भी इसके अनुसार इधर जो इंसर्ट किया गया था। तो डी इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो हम ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग नियुक्ति से संबंधित है। 341 जो है अनुसूचित जाति, और 342 अनुसूचित जाति से है, दोनों इंटरचेंज हो गई है। और लास्ट जो है 342 से ये 102 संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था। तो राइट आंसर जो इसमें डी हो जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट ग्रुप 1993 से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन है। पहला है कि इसने जो है इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन लॉसेस कॉज्ड बाय द वर्कर्स, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए बोला गया था हेल्थ से रिलेटेड बोला गया कि हेल्थ किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, बी डिक्रीज द इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड मेक्स द वर्स लर्निंग, ये गलत है। और थर्ड इसमें ठीक हो जाएगा, परमिट करता है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज टोटली और नियरली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ डिजीज। और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी इसमें गलत हो जाएगी। तो बी जो है इसमें आपका जो राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। टफ कैटेगरी था, अगर आपने स्किप भी कर दिया तब भी कोई बात नहीं। अगले में देखिए स्टेटमेंट कंसीडर एवरेज टेंपरेचर इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 0.7 सिंस 1908, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि 2019 में चाइना 50% ग्रीन हाउस गैसेज इमिट की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही कंट्री ऐसा कर ले। तो थर्ड आपकी जो है गलत हो जाएगी। 3 आपने निकाल देना है और पहला आपका ठीक होगा।
और देखिए इंडिया जो है नेट जीरो 2070 तक जो अचीव करेगा तो फोर्थ भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो डी जो है इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 500 गीगावाट का ये टारगेट है 2030 तक, 2050 नहीं होगा, यहाँ पर 2030 होगा। अगला प्रश्न है प्रोडो कोज सीरियस डिजीज लाइक डायसेंट्री। सही बात है। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अवर फूड एंड कोज फूड पॉइजन। अब देखिए हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कीटाणु हमारे पेट में जाते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उनको खत्म करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड पॉइजन कोज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रह सकते हैं, ये सही बात है। तो पहली और तीसरी जो इसमें ठीक हो जाएगी, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें बोला कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए और मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। तो देखिए कोरोना भी तो हमारा जो है एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, क्या वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? तो ऐसा नहीं है। बहुत से जो है ये हानिकारक होते हैं, इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन और मेडिसिन के लिए और एल्कोहल के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इसी। अगर हम देखिए स्टेटमेंट देखिए मैन्युअल फर्टिलाइजर मीन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू क्रॉप, बिल्कुल सही बात है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रैक्टिस विद मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, गलत बात है। ऑर्गेनिक होना था यहाँ पर, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहली ठीक है, सेकंड गलत है, तो सेकंड वाली इलिमिनेट कर लीजिए। पहली ठीक है तो 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी की जो डन होती है तो गेट बैक्स। और डिफरेंट क्रॉप्स किसी पीस ऑफ लैंड में लगाई जाती है उसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट है इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ वासन अरेंजमेंट इन 2023। तो 2023 में तो हम चेयरमैन बने हैं, इसके चेयर आ गई है हमारे पास। 2017 में बने हम इसके मेंबर इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, तो इन्वेट कर देंगे इसको, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। दूसरा 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग हेल्ड एट सिंगापुर, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ 9th इंडिया ओमान स्टार्टिंग जो डायलॉग है ये 2024 में ओमान में कंडक्ट होगा। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपने ध्यान रखना, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये इस तरह से जो आपके ओमान के नज़दीक ये नहीं है। तो राइट आंसर जो आपका सेकंड और थर्ड इसमें हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तो शुगर केन जो है रशिया में नहीं होती है, एब्सोड जो है कनाडा में होते हैं, और कॉपर जो चिपली चिली में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है भी आपका सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न इकोनॉमिक सर्विस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ग्रांट जो रहती है सेंटर की हाईएस्ट परसेंटेज रहती है रिवेन्यू शिफ्ट में। पहली जो स्टेटमेंट है आपकी ये बिल्कुल सही है। और इसमें आप ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है इसमें इन हिमाचल नॉन टैक्स रिवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज बाई 2769 करोड़ होना था, ये स्टेटमेंट ने टीचर दिया। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली जो है ए हो जाएगा आपका। इन हिमाचल प्रदेश टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी 10.84%, बिल्कुल सही बात है। और ये जो सब्सिडी का जो हमारा जो खर्चा है ये 2.44% है। और ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको? इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे पर नाप लीजिए, बहुत जरूरी है। अगला पहली स्टेटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश की रैंक 18वीं है 36 स्टेट और यूटीज में एक्सपोर्ट प्रिवेंशन, सही बात है। लाहौल स्पीति जो बॉटम रैंक में ग्रुप नेक्स्ट में, सही बात है। तो फर्स्ट और सेकंड जो इसमें जो आपका जो है ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें भी आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगी। और इसके साथ आप ध्यान रखना, लगभग 43 करोड़ जो है 43.6 जो 4-6 करोड़ है बैंक के द्वारा सैंक्शन किया गया है 276 इंटरप्राइजेज को अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2022-23। और इसमें ध्यान रखना आपने बैंक्स के द्वारा फंडेड किया गया है 4,43,988 फार्मर्स को थ्रू केसीसी। अगला प्रश्न सेक्स रेशो जो है 972 है हिमाचल प्रदेश में, और ये नेशनल एवरेज से जो ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, वो सही बात है। दूसरा गलत हो जाएगा, 90% को सर्विस सेक्टर नहीं करता, लगभग 40% के आसपास ही होंगे। और तीसरे में जो है आप ध्यान रखना, पर कैपिटा जो इनकम है ये 2,22,271 है, तो ये भी गलत हो जाएगी। और फोर्थ जो रहती है स्टेट एज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.70 देन नेशनल एवरेज, तो 1 और 4 जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेनियर डिस्ट्रिक्ट है हमारी कांगड़ा है, सही बात है। रेनफॉल जो अल्पाइन बिटवीन 3 to 6 नैनोमीटर, ये भी आपकी जो है इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी जो रहती है कि विंटर अक्टूबर से मार्च नहीं होती है, फरवरी में हमारी विंटर खत्म हो जाती है। और उन्ना जो है हमारे यहाँ पर जो है हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट या हॉटेस्ट प्लेस है, तो थर्ड और फोर्थ निकल जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो आपका सी हो जाएगा। तो देखिए तैयारी के लिए आपने लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स जो आपने जरूर पढ़ने होते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और मंथली एनालिसिस किसी भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मस्जिद हुसैन की बुक अच्छी होती है। इंडियन पॉलिटी के लिए आपने कोई और सोर्स नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ें। इसके साथ साथ एनवायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स तो मैंने बोल दिया आपको लाइफ लाइन है इस पेपर की। HPGK के लिए आप जगमोहन ब्लोखरा पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और वरिष्ठ जरूर पढ़िए इसका। और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी जो फॉलो करते रहिए, और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको बार बार पढ़ते रहिए, उनके टॉपिक्स को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार क्वेश्चन जो है कुछ रिपीट होते रहते हैं। इसके साथ साथ देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अनुसार जो है जनरल कैटेगरी में 110 ±5 रहेगी। अगर आप 110 या इससे ज़्यादा के आप स्कोर पे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो है ओबीसी के लिए जो है 105 प्लस माइनस 5 में रख के चल रहा हूँ। और एससी और एसटी के लिए जो है मेरा मानना है कि 100 प्लस माइनस 5 पे जो भी बच्चे लाई कर रहे हैं वो अपने मेंस की तैयारी जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा फैक्टर ये भी है कि सी सेट का पेपर इस बार जो थोड़ा टफ था, इसमें भी बहुत से बच्चे आई थिंक जो रह जाएंगे। तो मैं उन सभी को बोलूँगा कि आप सी सेट की जो है तैयारी किया कीजिए और दिन में 1 या 2 क्वेश्चन सी सेट के आप जरूर सॉल्व किया कीजिए। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इससे जो काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारी हेल्प मिलेगी। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।